हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने से पहले मैं ये आपको ये बता दूं कि जब मैं आपको करंट पढ़ा रहा था, करंट के बारे में बता रहा था, करंट इन मेटालिक कंडक्टर बता रहा था, तो वहां पर हमने बताया था आपको कि जब कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा, देन वहां पर क्या होगा, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से चार्जेस पे फोर्स लगेंगे और चार्जेस पे फोर्स लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा, एंड दैट इज वाई चार्जेस जो है वो फ्लो करना शुरू करते हैं और वहां से हमें करंट मिलता है। मतलब करंट कब मिला? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया तब। एक जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम, जॉर्ज सिमोन ओम, इन्होंने सेवरल एक्सपेरिमेंट्स किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया एक रिलेशन फाइंड आउट करने में बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। और वहां से उन्होंने देखा कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो किसी कंडक्टर का सेम होता है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वह कांस्टेंट होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ गया, फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आ गया? फिजिकल कंडीशन में उसका लेंथ हो गया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, उसका मटेरियल हो गया, ये सब अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वह क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जितना ज्यादा, देखो यहां पे जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा उतना ही ज्यादा करंट मिलेगा। तो V बाई आई यहां से क्या आता है? कांस्टेंट। और यह जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है? रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। किसके इक्वल? रेसिस्टेंस के इक्वल। अब मन में ये बात आती होगी कि रेसिस्टेंस तो इक्वल, रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट है नहीं, वो तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया कि अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट रहें तो अगर किसी कंडक्टर का लेंथ कांस्टेंट है, किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिस मटेरियल का लिया हुआ है वो मटेरियल उसका कांस्टेंट है, वही है, तो फिर उसका रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर बात है? तो ये चीज होता है। तो यहां से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। मींस ओम्स लॉ क्या डिस्क्राइब करता है कि इफ द फिजिकल कंडीशन for a conductor is same, then the current flowing inside the conductor is directly proportional to its potential difference. क्लियर बात? तो मैं यहां पे लिखवा भी दूं, ओम्स लॉ, if the physical condition is constant, ये देखते हैं। कहता है ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशन दैट मींस लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल इज कांस्टेंट, द करंट फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। क्लियर बात है? ये ओम्स लॉ है। और अगर इसका एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे तो यहां से एक रिलेशन आएगा, V बाई आई इज इक्वल्स टू R, दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू I इंटू R। यहां से एक रिलेशन आता है पोटेंशियल डिफरेंस करेंट और रेसिस्टेंस के बीच का। अब हम लोग ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आफ्टर मैं इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है, माइक्रोस्कोपिक व्यू ओम्स लॉ को मैं बताऊंगा। देन आफ्टर हम लोग लिमिटेशंस की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द करेंट इन अ कंडक्टर इज 5 एम्पियर। किसी कंडक्टर में जो करंट है उसका वैल्यू क्या है? 5 एम्पियर है। व्हेन द वोल्टेज बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 12 ओम। और वो 5 एम्पियर करंट कब मिला है? जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 12 वोल्ट है। तो क्वेश्चन पूछता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है? तो सबसे पहला हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट का आप देखेंगे
आपके पास करंट है 5 एम्पियर, आपके पास वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है 12 वोल्ट, और आपको क्या फाइंड करना है, रेसिस्टेंस फाइंड करना है। आपको पता है V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, मीन्स R इज इक्वल्स टू V बाई आई। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे V बाई आई। V कितना है, V है 12 वोल्ट और I कितना है 5 एम्पियर है, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 बाई 5 ओम, दैट मीन्स 2 अब यहाँ से देखेंगे 10 टू 2.4 ओम। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू आ गया, 2.4 ओम वैल्यू आया। दूसरी बात हम लोग करें, अगर दूसरे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द करंट इन द सेम कंडक्टर इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय 12 वोल्ट। अगर वोल्टेज को 12 वोल्ट और इंक्रीज कर दिया जाए, टू इंक्रीज्ड बाय 12 वोल्ट, इट इज नॉट इंक्रीज्ड टू 12 वोल्ट, 12 वोल्ट तो है ही, इंक्रीज्ड बाय 12 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट से और बढ़ा दिया जाए, मतलब अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट मींस 24 वोल्ट हो गया। रेसिस्टेंस तो सेम रहेगा कंडक्टर का, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या, फिजिकल कंडीशन जो क्या है वो सेम है, ना उसका लेंथ बढ़ाया जा रहा, ना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया जा रहा, ना टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है ना, लेंथ चेंज नहीं किया जा रहा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं किया जा रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं किया जा रहा, मटेरियल चेंज नहीं किया जा रहा है, तो रेसिस्टेंस तो वही रहेगा भैया, रेसिस्टेंस रहेगा 2.4 ओम। पूछ रहा करंट क्या होगा, आपको पता है I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई आर, देन I इज इक्वल्स टू V का मतलब 24, R का मतलब 2.4, तो I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर, करंट क्या हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी, मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट में ही, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ही क्या था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसका क्या था, सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को सेम रख करके और पोटेंशियल डिफरेंस को दुगना कर दिया गया, पहले 12 था अब 24 कर दिया गया, तो करंट भी क्या हो जाएगा पहले का ट्वाइस हो जाएगा, और वो हो गया पहले 5 एम्पियर था अब कितना हो गया 10 एम्पियर हो गया। तो ये ओम्स लॉ का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, जिससे कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो आपको बतलाता है। आइए हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक जो व्यू है ओम्स लॉ का, उसकी हम लोग बात करते हैं। आइए इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या है, आइए देखते हैं। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, पढ़ाया आपने, मीन्स रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इधर लूँ, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहीं से आता है रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू एल बाई ए। क्लियर बात, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ये आपको पता है। अब अगर आप ओम्स लॉ का यूज करते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, मीन्स V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू, और R के बदले हम लोग लिख सकते हैं रो एल बाई ए, मतलब V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I बाई ए इंटू रो एल, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर जो I बाई ए है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, करेंट डेंसिटी। ये क्या है, करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करेंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, पर यूनिट परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट इज इक्वल्स टू क्या, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I बाई ए, इसे हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं, और J इज इक्वल्स टू क्या होता है I बाई ए। ऑब्वियस सी बात है, J करंट डेंसिटी है, ऊपर करंट है नीचे एरिया है, और इसलिए जो ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो आइए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे V इज इक्वल्स टू I बाई ए मतलब करेंट डेंसिटी, J लिख सकते हैं इसको, टू रो इनटू एल। क्लियर बात है, करेंट डेंसिटी
V इज इक्वल्स टू जे इंटू रो इंटू एल। यहाँ पे जे क्या हुआ, जे किसके बदले मैंने लिखा, I बाई ए के बदले लिखा। I बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इज इक्वल्स टू जे इंटू रो इंटू एल हुआ। अब आगे कहता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कोई कंडक्टर है, एल लेंथ का कंडक्टर है और उसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है ना। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से ही चार्जेस पे फोर्स लगते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है V इज इक्वल्स टू ई इंटू एल। V इज इक्वल्स टू ई इंटू एल, जहां पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और L क्या है, L है उस कंडक्टर का लेंथ। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं V के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग E इंटू एल इज इक्वल्स टू जे इंटू रो इंटू एल। एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जे इंटू रो। ठीक है, तो ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है ओम्स लॉ का। जब हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कि आखिर कैसे अराइज हुआ और क्या रिलेशन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे आपको रेसिस्टिविटी है और ये जे क्या है, करंट डेंसिटी है। क्लियर बात है। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की, कि ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, वह कहाँ तक यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज नहीं कर सकते, उसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ कोई सिग्निफिकेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं करता। ओम्स लॉ क्या है, जस्ट एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है ना। ये कोई एब्सोल्यूट फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता, उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, तो बट हाँ फेयरली क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में फिर एक एडिशनल टर्म चाहिए होता है, एडिशनल इसको ओम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है, वो है इसका फिजिकल स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए। बट हाँ फेयरली अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टर, जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स हैं लगभग सबके लिए ओम्स लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वहां पर V बाई आई का जो रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट हाँ जहां पर नहीं भी कांस्टेंट होता तो वहां पर हम लोग सिंपली लिखते हैं किसी भी V बाई आई इज इक्वल्स टू R हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, इसका ओम्स लॉ का ये लिमिटेशन है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ओमिक कंडक्टर की, है ना। ओमिक कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है और उसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दिखाया गया है आपको, रिलेशन दिखाया गया है। यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मतलब एक एक्सिस पे Y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है और I एक्सिस पे क्या है, करंट है। और ऑब्वियस सी बात है जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, रेसिस्टेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें जो हायर स्लोप है का मतलब क्या हुआ, हायर रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखें आप दो कंडक्टर है A और B। ठीक है, आप देख सकते हैं OB जो है, OB का स्लोप क्या है, ज्यादा है। OB का स्लोप ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका मतलब देखो यहाँ पे दोनों TT टेम्परेचर पे, टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन OB का क्या है, स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने की वजह से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि OB हायर रेसिस्टेंस, क्योंकि V और I कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या बताता है, रेसिस्टेंस बतलाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों सेम कंडक्टर हैं A और B, यहाँ पे लेकिन उनको दो दो टेम्परेचर पे रखा गया। तो देखा गया T1 क्या है, T1 लेस टेम्परेचर है, T2 क्या है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर है। तो हायर टेम्परेचर करने पे क्या हो रहा है, ज़्यादा रेसिस्टेंस मिल रहा है। तो इसका आप देख सकते हैं स्लोप क्या हो गया है, OB का ज़्यादा हो गया है। एंड दैट इज़ वाई क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर उसका राइज किया जा रहा है। टेम्परेचर राइज करने की वजह से, यहाँ इसका टेम्परेचर राइज करने की वजह से क्या हो गया, इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ओमिक कंडक्टर का। ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वैसा कंडक्टर जो जनरली ओम्स लॉ को फॉलो करे, दैट इज ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, वो क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। क्लियर बात है। तो हम अब अगले वीडियोज में इससे आगे हम लोग बात करेंगे। तब तक आप लोग इतना पढ़ें और मैं DPP दूंगा, उसको सॉल्व करना है। ओम्स लॉ से रिलेटेड मैं DPP दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।